हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदोवर स्मार्ट लर्निंग ऐप। मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ क्लास 7 सोशल साइंस का एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्टूडेंट्स इनसाइड आवर अर्थ। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको नाम से क्लियर हो रहा है, इनसाइड आवर अर्थ यानी कि इस चैप्टर में हम लोग अर्थ के इनसाइड पार्ट में यानी कि अर्थ के इनर पार्ट में कौन सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग आज इस क्लास में पढ़ेंगे। सारी चीज़ें कहने का मतलब क्या, कुछ लेयर्स हैं, कुछ लेयर्स में कुछ पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो जितने भी लोहे निकलते हैं, आपके मिनरल्स निकलते हैं, कोल निकलता है, गोल्ड निकलता है और भी जितने टाइप के मिनरल्स हैं वो सारा कुछ आपके अर्थ के अंदर से निकलता है या कुछ ओशनिक बेल्ट से निकलता है। ठीक है ना, मतलब कि कुछ ओशन की सतह से निकलता है, कुछ आपके सॉइल की सतह से निकलता है, कुछ और भी अंदर से निकलता है। मतलब कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि हम लोग अर्थ के इनर पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा मतलब क्या होता होगा अंदर में जिससे आपका जितना ही मिनरल्स होता निकलता है, क्या क्या उसमें फीचर्स होंगे, जितने भी लेयर्स होंगे क्या उनके फीचर्स होंगे, कैसे वो सारा कुछ बनता है अंदर में जितने भी मिनरल्स हैं, कैसे लोहा उसमें चला गया, कैसे उसमें सोना निकलने लगा, कैसे डायमंड्स निकलने लगे। समझ गए? तो ये सारा कुछ समझने के लिए आपको सबसे पहले अर्थ के कुछ लेयर्स के बारे में समझना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा अर्थ का सतह है उसमें जुड़े हुए जितने भी लेयर्स हैं सारे को आपको समझना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा जो लेयर होता है उसका नाम है अर्थ क्रस्ट। देखिए जो हमारा अर्थ है ना वो टोटल 3 लेयर में डिवाइडेड है। किसमें? 3 लेयर में। सबसे पहला होता है आपका क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल और तीसरा होता है कोर। मेंटल वो वाला मेंटल नहीं जो पागल होता है, मेंटल मतलब कि एक लेयर है अर्थ का, अब उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसमें क्या फीचर्स हैं उसके, वो सारा कुछ हम लोगों को समझना है। ठीक है ना। ये देखिए सबसे पहले क्रस्ट हो गया। क्रस्ट सबसे आउटर पार्ट होता है, यानी कि जो हमारा मान लो जमीन है, आप लोग फ्लोर पे खड़े हो ना, घर के नीचे जाओगे, अगर 4th फ्लोर पे हो, ग्राउंड पे हो, घर के नीचे जाओगे तुम, तो जो तुम्हारा फ्लोर है वहाँ से तुम्हारा क्रस्ट शुरू हो जाता है। यानी कि वो क्या होता है, लिथोस्फीयर आपने पढ़ा होगा। लिथोस्फीयर मतलब कि लैंड एरिया को बोलते हैं लिथोस्फीयर। देखिए लिथोस्फीयर, क्रस्ट की शुरुआत होती है आपकी लिथोस्फीयर से। ठीक है, लिथोस्फीयर मतलब क्या, लिथोस्फीयर मतलब क्या, आप लोगों ने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा होगा, उसमें हमने लिथोस्फीयर के बारे में चर्चा की है। हमने एक वीडियो इसके ऊपर बना के रखा है, आप जाकर के उस पर विजिट कर सकते हैं। लिथोस्फीयर क्या है स्टूडेंट्स? लैंड, यानी कि जो लैंड पार्ट ऑफ अर्थ है, लैंड पार्ट ऑफ अर्थ वो हमारा क्या होता है, लिथोस्फीयर होता है। ठीक है, सो लैंड पार्ट ऑफ अर्थ हमारा होगा लिथोस्फीयर। तो अर्थ के क्रस्ट की शुरुआत कहाँ से होती है, लिथोस्फीयर। आप ऐसे कह सकते हो कि जो हमारा पूरा क्रस्ट है ना, जो क्रस्ट है हमारा दिस वन, ये पूरा लिथोस्फीयर का ही बना हुआ है। यानी कि इसका दूसरा नाम आप लिथोस्फीयर भी बोल सकते हो। समझ गए? ठीक है ना। इसी तरीके से मेंटल है तो मेंटल का भी कुछ अलग नाम है, आपका कोर है तो कोर का भी एक अलग नाम है। ठीक है ना, वो हम लोग इसमें जानेंगे एक एक करके। ये देखिए सबसे पहले हो गया आपका लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है तो क्रस्ट है। लिथोस्फीयर क्या है तो क्रस्ट है। उसके बाद हो गया स्टूडेंट आपका मेंटल। अब देखिए मेंटल में भी हम लोगों को अपर मेंटल पढ़ना है और लोअर मेंटल पढ़ना है। ठीक है ना। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं लिथोस्फीयर को इसमें बताऊंगा यानी कि इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा तो इतना आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मेंटल और क्रस्ट का कुछ, मेंटल का अपर पार्ट और क्रस्ट का पूरा पार्ट इस लिथोस्फीयर के अंदर में आता है। फिलहाल आप लोग इतना जानो, इसके बारे में हम लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे इन दी अपकमिंग फ्यू मिनट्स। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कोर। अब कोर में भी आपको आउटर कोर पढ़ना है और इनर कोर पढ़ना है। आउटर कोर के क्या सिग्निफिकेंस है, इनर कोर के क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब आप इसमें जानोगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग क्रस्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद मेंटल पढ़ेंगे, उसके बाद कोर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल तीनों लेयर। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को एक एक करके सबके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स जितने भी क्रस्ट, मेंटल, कोर मैंने आपको बताया, यानी कि जितने भी लेयर आपको बताया है, उससे पहले आप लोग इसके बारे में समझो। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे भाई ये क्या है, ये क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना है, बहुत ही इजी है,
आप लोगों को समझते हुए चलना है। अब देखिए जितने भी मान लो कि क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, इन सभी को अलग करने के लिए एक बाउंड्री होती होगी, एक डिसकंटिन्यूटी होती होगी। क्या मैंने बोला? सबको अलग करने के लिए एक बाउंड्री होगी, है कि नहीं? अब जैसे भारत पाकिस्तान है, इसको अलग करने के लिए आपका LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। उसके बाद बाउंड्री हो सकती है, या तो फिर आप कह सकते हो डिसकंटिन्यूटी, यानी कि उस पर्टिकुलर लेयर की डिसकंटिन्यूटी यानी कि कोई एक लेयर है उसको डिसकंटिन्यू करना और फिर दूसरे लेयर में जाना है, तो उसके लिए हम लोग डिसकंटिन्यूटी टर्म का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ डिसकंटिन्यूटीज के बारे में आप लोगों को समझना है और फिर कुछ बाउंड्रीज के बारे में समझना है। तो बाउंड्री और डिसकंटिन्यूटी दोनों एक ही है, लेकिन अलग अलग टर्म के लिए ये यूज किया जाता है। अब कैसे यूज किया जाता है आइए समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा क्रस्ट है ना, क्रस्ट वो दो तरह का है। एक आपका लैंड क्रस्ट हो गया, दूसरे में आपका ओशनिक क्रस्ट हो गया। लैंड क्रस्ट क्या हुआ सर? यानी कि लैंड तक जो आपका मतलब कि जो लैंड पार्ट है, यानी कि जो लैंड का पार्ट है वो किस में आएगा? वो आपके आएगा लैंड क्रस्ट में। उसके बाद जो आपका ओशनिक पार्ट है, अब देखो एक बात बताओ मुझे, ओशन से काफी ऊंचा हमारा लैंड है, तो हम लोग को ओशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। यानी कि ओशन के बारे में क्या? ओशनिक क्रस्ट के बारे में पढ़ना है। तो ये देखो सी यहाँ पे दिखाया गया है आपको, ये किस में आएगा? ओशियानिक क्रस्ट में। किस में आएगा? ओशियानिक क्रस्ट में आएगा। सबसे पहले जो लैंड पार्ट वाला आपका है वो किस में आएगा? वो आएगा लैंड क्रस्ट में। किस में आएगा स्टूडेंट्स? लैंड क्रस्ट में। सो लैंड क्रस्ट में आएगा लैंड पार्ट, और ओशनिक क्रस्ट किस में आएगा? ओशनिक पार्ट में। तो इतनी बात हो गई क्रस्ट के बारे में क्लियर। अब देखो जो लैंड क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट को अलग करती है, जो डिसकंटिन्यूटी लैंड क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट को अलग करती है, उसको हम लोग नाम देते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। क्या नाम देते हैं? कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। मैंने क्या बोला? फिर से बोलेंगे, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। अब देखो मैंने आपको एक चीज और बताया था, मेंटल में मैंने आपको बताया कि मेंटल जो होता है वो अपर मेंटल होता है और लोअर मेंटल होता है। अब ये अपर मेंटल हो गया और लोअर मेंटल हो गया, इसको अलग कौन करेगा? इसको अलग कौन करेगा? तो इसको अलग करेगा रैपिड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। यानी कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करेगा रैपिड डिसकंटिन्यूटी। स्टूडेंट्स ये सारे जितने मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे आपके किसी भी लेवल के कॉम्पिटिशन्स में चले जाओ आप, ये क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एकेडमिक मतलब अगर हम एकेडमिक की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जब MCQ आपके एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे क्वेश्चंस का फेस करना पड़ेगा। सो रैपिड डिसकंटिन्यूटी क्या है, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी क्या है, यहां तक आपने समझ लिया, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्रस्ट और मेंटल के बारे में समझा, उसके बाद अब इसके कोड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोड के बारे में। अब देखिए कोड में भी मैंने आपको बताया था कि आउटर कोड होता है, इनर कोड होता है। अब आउटर कोर और इनर कोर को अलग कौन करेगा? आउटर कोर और इनर कोर को अलग कौन करेगा? तो हम लोग के पास आंसर है लेमन डिसकंटिन्यूटी। क्या है? लेमन डिसकंटिन्यूटी। लेमन डिसकंटिन्यूटी। सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लिया जाए, क्रस्ट यानी कि लैंड क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट को कौन अलग कर रहा था? सो अलग कर रहा था आपका कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आपके अपर मेंटल और लोअर मेंटल को कौन अलग कर रहा था? तो रैपिड डिसकंटिन्यूटी। अब बात होती है कोर। सो आउटर कोर और इनर कोर को कौन अलग कर रहा है? लेमन डिसकंटिन्यूटी। अब ये तो बात हो गई क्रस्ट में ही, क्रस्ट का मान लो छोटा भाई बड़ा भाई, मेंटल का बड़ा भाई छोटा भाई, अब कोर में बड़ा भाई छोटा भाई। अब हम लोग बात करेंगे, देखो क्रस्ट मेंटल और कोर तीनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो क्रस्ट और मेंटल को भी तो कोई डिसकंटिन्यूटी अलग करती होगी ना, या फिर मेंटल और कोर को भी तो अलग करती होगी ना, तो उसका क्या नाम है? ये तो सर आपने बताया ही नहीं, ठीक है ना। तो आओ एक बार उसका नाम जान ले। अब देखिए क्रस्ट और मेंटल को जो डिसकंटिन्यूटी अलग कर रही है उसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्या नाम है स्टूडेंट्स? मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करेगा? मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो
क्रस्ट मेंटल तो अलग हो गया, अब मेंटल और कोर को अलग करना है। सो मेंटल कोर कहाँ है, मेंटल कहाँ है बताओ। मेंटल आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मेंटल है, और क्रस्ट कौन वाला पार्ट था, मान लो ये लैंड वाला पार्ट था, यहाँ तक है आपका क्रस्ट है ना। उसके बाद कोर कौन सा पार्ट हो जाएगा, कोर कौन सा पार्ट हो जाएगा, सो कोर आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो अब कोर और मेंटल को कौन अलग करेगा, तो उसका नाम होगा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्या नाम होगा, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये वाली स्टूडेंट्स। इसको भी रेड से ही कर देते हैं, देखोगे तो आसानी होगी याद करने में। ये हो गया आपका गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी। सो आइए एक बार फिर से रिवीजन पूरे का कर लिया जाए। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्रस्ट और मेंटल को अलग करते हैं। क्रस्ट और मेंटल को अलग कौन कर रहा था, क्रस्ट हो गया ये आपका, ये हो गया आपका पूरा मेंटल, इसको कौन अलग कर रहा है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद मेंटल और कोर, ये हो गया मेंटल और ये हो गया आपका कोर, इसको कौन अलग कर रहा था, गुटेन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये वाला स्टूडेंट्स। तो ये हो गई बात आपकी क्रस्ट मेंटल और कोर के बारे में, ठीक है ना। अब उसके बाद अपर क्रस्ट यानी कि लैंड क्रस्ट या ओशनिक क्रस्ट, कॉन्ट्रास्ट डिसकंटिन्यूटी। फिर हो गया आपका अपर मेंटल, लोअर मेंटल, इसको रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी। और आउटर कोर और इनर कोर को ये हो गया आपका लैमर्ट डिसकंटिन्यूटी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये तीनों जो लेयर है ना, ये तीनों जो लेयर है इनको एक नाम दिया गया है, इनको एक नाम दिया गया है। तो क्रस्ट को नाम दिया गया है क्या, लिथोस्फीयर। क्या नाम दिया गया है, सो लिथोस्फीयर, ये वाला। सबसे पहले क्रस्ट को क्या नाम दिया गया है, लिथोस्फीयर, चाहे वो लैंड क्रस्ट हो या फिर ओशनिक क्रस्ट हो, नाम क्या होगा उसका, आपका लिथोस्फीयर, ठीक है। तो लिथोस्फीयर में आपको बता दो स्टूडेंट्स एक बात कि लिथोस्फीयर का जो लेयर होता है ना, वो आपके क्रस्ट, ऐसा करते हैं इसको एक बार इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। चलिए अब शुरू किया जाए एक एक करके सारे लेयर्स के नाम, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ये हो गया आपका लिथोस्फीयर। क्या हो गया, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक है, आपके क्रस्ट से लेकर के अपर मेंटल तक। क्रस्ट हो गया ये आपका और ये हो गया आपका अपर मेंटल, यानी कि लिथोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक आएगा, आपके क्रस्ट से लेकर के अपर मेंटल तक। उसके बाद क्या हो गया स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या हो गया, आपके क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो लेयर बनता है, आपके क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो लेयर बनता है उसका नाम है एस्थेनोस्फेयर। क्या नाम है, एस्थेनोस्फेयर, यानी कि ये जो बीच वाली जगह देख रहे हो, ये वाली जगह, दिस वन, ये हो गया आपका एस्थेनोस्फेयर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब देखिए, अब आपको यहां पे मेंटल वाला लेयर दिख रहा होगा, मेंटल, जिसमें कि अपर मेंटल भी आएगा, लोअर मेंटल भी आएगा, उसका नाम क्या होगा, सो मेसोस्फीयर। क्या नाम होगा, मेसोस्फीयर। मेंटल ऐसे ही याद हो जाएगा, मेसोस्फीयर, एम फॉर मेंटल, एम फॉर मेसोस्फीयर, ठीक है ना। अब देखो बैरिस्फीयर, क्या नाम है, बैरिस्फीयर, क्या नाम है दोस्तों, बैरिस्फीयर। अब बैरिस्फीयर किस रीजन को डिनोट कर रहा है, आपके कोर वाले रीजन को, ये देखिए आपके कोर वाले रीजन को ये डिनोट कर रहा है। तो बैरिस्फीयर भी यहां से आपका हो गया क्लियर। तो सबसे पहले लिथोस्फीयर, पूरे क्रस्ट को, क्रस्ट और अपर मेंटल, क्रस्ट और अपर मेंटल, क्रस्ट से लेकर के अपर मेंटल, ठीक है ना। उसके बाद एस्थेनोस्फीयर, वैसे ये जनरली पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी आप लोग इसको समझते हुए चलो। एस्थेनोस्फीयर हो गया आपके क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच का सतह, बीच का लेयर। फिर मेसोस्फीयर हो गया आपका पूरे मेंटल का, ठीक है। फिर बैरिस्फीयर हो गया आपका किसका, आउटर कोर से लेकर के इनर कोर का, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक बातें हो गई क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद जितनी भी लेयर्स हैं उनके सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। चलिए शुरू किया जाए। सो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी हियर, सबसे पहले आता है आपका क्रस्ट। अब एक चीज इसमें और सामने आती है ना स्टूडेंट्स कि आखिरकार ये जो क्रस्ट, मेंटल और कोर है, ये टोटल अर्थ का कितना पार्ट होता है, यानी कि कितना परसेंटेज पार्ट होता है आपका क्रस्ट, मेंटल और कोर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स आपका क्रस्ट होता है, जो आपका क्रस्ट है वो टोटल अर्थ सरफेस का 1% होता है।
क्या होता है 1%। एज यू कैन सी हियर क्रस्ट कितना परसेंट है 1%। फिर मेंटल में जाओगे तो उसका अलग परसेंटेज हो जाएगा, फिर आप लोग कोड में जाओगे उसका अलग परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल दिमाग में बैठाते हुए चलो क्रस्ट कितना परसेंट है, सो 1%, इसको कहीं भूलना नहीं है। क्रस्ट कितना है 1%। अब देखो ना, ये देखो खुद ही तुम इसमें देख सकते हो कि क्रस्ट का पार्ट ही कितना है। ये देखो इतना सा तो क्रस्ट है, और मैं आपको बता दूं कि मात्र 40 किलोमीटर तक ये होता है। कितना किलोमीटर 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर क्या है, कुछ नहीं, 40 किलोमीटर ये हो गया आपका। उसके बाद ये देखो मेसोस्फीयर सबसे ज़्यादा, मेसोस्फीयर सबसे ज़्यादा, और उसके बाद फिर यहाँ कोड हो गया। सो अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस वाइज बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपको देखने से ही क्लियर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा होता है किसके पास, आपका मेसोस्फीयर यानी कि मेंटल हो गया, उससे कम हो गया फिर कोड, फिर उससे कम क्रस्ट, CR कर देता हूँ, क्रस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो सबसे ज़्यादा मेंटल, उसके बाद कोर, उसके बाद क्रस्ट। क्या, तो आपके एरिया, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट टोटल 1%, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। ये बातें तो क्लियर हो गई। सबसे ऊपर का लेयर आपका क्रस्ट होता है। एक बात मैं इसमें आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि जो आपके Cl मतलब कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन होता है, जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के ओर्स पाए जाते हैं, वो आपके इसी लेयर में पाए जाते हैं। तो फिर से एक बार इसको दोहरा लिया जाए। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम किस में होता है, किस में होता है स्टूडेंट्स, तो आपके होता है क्रस्ट में। किस में होता है, सो क्रस्ट में। एक बात और इसमें एक बात और, इसका जो टेम्परेचर होता है ना स्टूडेंट्स, आप लोग को विजुअल हो रहा होगा यहाँ पे, इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 200 डिग्री सेल्सियस। अगर आप फ़ारेनहाइट में जाइएगा तो ये सारा कैलकुलेटेड है, आप चेक कर सकते हो इसको। 200 डिग्री सेल्सियस होता है क्या, क्रस्ट का टेम्परेचर। तो क्रस्ट का टेम्परेचर याद रखना है 200 डिग्री सेल्सियस। फिर आप लोग एक बात तो जानते हो आप लोग कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना। सो 200 से लेके 400 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है, किस में, तो क्रस्ट में याद रखना है, ठीक है। इट ऑफर्स द सैलिएंट सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। अब ये जो लाइन है आप लोग को लग रहा होगा कि सर बाउंसर ये क्या बोल दिए, सैलिएंट सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस मतलब कि ये आप लोगों को सोशली भी और इकोनॉमिकली भी काफ़ी हेल्पफुल है। ये क्रस्ट आपके सोशली और इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। कैसे, तो हम लोग जानेंगे। इकोनॉमिकली कैसे स्टूडेंट्स, अब आप खुद सोचो कि एल्यूमिनियम जो है आपका सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है आपके अर्थ क्रस्ट का, ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है। तो इतना जब ये एबंडेंट है, इतना जब ये अनमोल है, तो इकोनॉमिकली ये फ़ायदा आपको दिया कि नहीं दिया, कि नहीं फ़ायदा दिया। तो इसीलिए इकोनॉमिकली आपको हेल्प करता है। अब सोशली कैसे, जो हमारे जितने भी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, क्या ये आपके मेंटल में जाके लगाए हैं एकदम सबसे नीचे, नहीं, ये आपके लगे हुए हैं इस लिथोस्फीयर पे। किस पे लगे हुए हैं, सो लिथोस्फीयर पे, ठीक है। तो सोशली और इकोनॉमिकली, तो सोशली कैसे, पेड़ पौधा, सोशली कैसे हेल्पफुल है, सो पेड़ पौधा, ठीक है ना। ट्री आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक है, इस पे थोड़ा बहुत। तो सोशली कैसे हो गया ये क्लियर, इकोनॉमिकली कैसे, सो Cl याद रखना है। आपके क्वेश्चन में आएगा कि अर्थ के क्रस्ट में कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो आपको आंसर करना है बिना किसी झिझक के Cl। इसका ट्रिक है ये, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ये बात हो गई आपकी स्टूडेंट्स आपके लैंड क्रस्ट की, यानी कि जो लैंड वाला एरिया हो गया ना क्रस्ट का, उसकी बात होगी। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपके ओशियन फ्लोर्स में। ओशियन फ्लोर्स मतलब क्या, ओशैनिक क्रस्ट, ठीक है। उसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो सीमा इसका ट्रिक दिया गया है, यानी कि सीमा आपके सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है ना। अब देखो बोलोगे सर सीमा नहीं सर, Mg होगा, मैग्नीशियम का तो सर आपके नाम हो जाएगा Mg ना, लेकिन नहीं,
आपको सीमा याद रखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा देर तक शायद याद रह जाए, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है जनरली सीमा। वैसे होता ये मैग्नीशियम ही है, Ma हो जाएगा तो फिर मैग्नीशियम ही है वो, उसको मैग्नीशियम से ही याद रखना है, ठीक है। क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ इग्नियस। अब देखिए ये तो बात हो गई हमारे अर्थ क्रस्ट में कुछ महत्वपूर्ण मिनरल के बारे में। अब एक बात सोचो, जितने भी रॉक्स हैं, जितने भी बड़े बड़े स्टोन्स हैं जिससे हम लोग मार्बल बनाते हैं, ग्रेनाइट बनाते हैं और टाइल वगैरह बनाते हैं, चाहे जो कुछ भी क्ले वेले सब कुछ आपके किस में आता है, सब कुछ आपके आता है इसी अर्थ के क्रस्ट में। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये जो अर्थ क्रस्ट है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। सोशली कैसे, जितने भी पेड़ पौधे सब कुछ आपके किस पे हैं, तो लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, आपका क्रस्ट, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया कि अर्थ के क्रस्ट में सबसे महत्वपूर्ण मिनरल्स कौन से हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात हो रही है कुछ रॉक्स के बारे में। तो रॉक्स कितने तरह के होते हैं अमूमन, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक से हम लोग क्या बनाते हैं, मार्बल वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। और ये इग्नियस रॉक क्या होता है, इग्नियस रॉक बोल रहे हैं सर, इग्नियस रॉक बनता कैसे है, जो भी आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे जो लावा निकलता है, मैंने क्या बोला, वॉल्केनिक इरप्शन से जो आपका लावा निकलता है वो जब पूरा अच्छे तरीके से कूल हो जाता है तो वो किसका रूप ले लेता है, तो वो रूप ले लेता है इसी इग्नियस रॉक का। तो ये बातें क्लियर हो गई, इग्नियस रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। अब देखो सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट, सेडिमेंट मतलब कुछ इस तरीके से लेयर, जब कभी रिवर के आसपास में देखते हो ना कुछ इस तरह का लेयर बना हुआ मिलता है आप लोगों को, तो वही आपका सेडिमेंट्री रॉक बनता है। कैसे, जब रिवर वहाँ पे होता क्या है, रिवर बैंक पे बार बार जो पानी होता है वहाँ पे आकर के जम रहा है, मतलब कि वो पानी जो है अपने साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ को लेकर के आ रहा है, कुछ सॉइल का इरोजन करवाते हुए लेकर के आ रहा है, और वही जो सॉइल या फिर इम्प्योरिटीज़ एक जगह पे आके जम जाती हैं, एक जगह पे आके सेटल डाउन हो जाती हैं, वही रूप ले लेती हैं आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स का, ठीक है ना। तो इतनी बातें हो गई स्टूडेंट्स हमारी रॉक्स के बारे में। हालांकि ये बातें आप लोग को यहाँ जानना जरूरी नहीं था, इसके लिए अलग चैप्टर बनाया गया है, अलग तरीके से आपको समझना था, लेकिन इन शॉर्ट यहाँ पे आप लोग इतना समझ लीजिए। तो अर्थ क्रस्ट का सबसे पहले क्या याद रखना है कि ये कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, कितना किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। वैसे यहाँ पे दिया नहीं है, मैं आपको बता दूँ 35 किलोमीटर आपके लैंड एरिया हो गया, उसके बाद 5 किलोमीटर यहाँ पे आपका ओशन यानी कि ओशैनिक क्रस्ट हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो 35 किलोमीटर आपका लैंड, उसके बाद 5 किलोमीटर आपका ओशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ भी है 35 किलोमीटर ऑन दी कॉन्टिनेंटल मासेस, जो कि आपका सीआर यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है जिसमें। उसके बाद ओशैनिक फ्लोर में आपका सीमा, सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है, यहाँ पर आपके मिनरल को डिनोट किया जा रहा है, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। यहाँ पे एक चार्ट भी दिया गया है, इसके मदद से आप लोग समझ सकते हो कि आपके अर्थ क्रस्ट में जितने भी एलिमेंट है उसका क्या कंपोजिशन है, यानी कि कितने जितने भी एलिमेंट है कितने कंपोजिशन में यहाँ पाए जाते हैं। तो एक एक समझ लो इसको। सिलिकॉन आपका कितना है, तो बोलोगे सर टोटल 28%। उसके बाद ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण, ऑक्सीजन आपके, अच्छा बात बताओ, जितने भी सॉइल है, सॉइल में ऑक्सीजन नहीं है क्या, ऑक्सीजन इज एवरीवेयर, ऑक्सीजन इज एवरीवेयर वेदर इट इज लैंड वाटर और एयर, ऑक्सीजन इज एवरीवेयर वेदर इट इज लैंड वाटर और एयर। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, यानी कि अर्थ के क्रस्ट में आपको ओशन आपके ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। ओके, अब देखिए एल्यूमिनियम हो गया आपका 8%, एल्यूमिनियम कितना है 8%, काफ़ी कम है, इसीलिए बोला जाता है कि काफ़ी ये अनमोल है। होता क्या है ना कि जब घर में आपके छोटे भाई बहन होते हैं तो उन लोग की एज होती है काफ़ी कम, ठीक है, तो इसीलिए माँ बाप को बहुत ज़्यादा दुलारे होते हैं कि मैं ये छोटा सा है, इसको ज़्यादा प्यार मिलता है, ठीक है ना। सो एल्यूमिनियम इसी तरीके से काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में होता है, इसीलिए ये काफ़ी क्या है, एबंडेंट है। क्या है, एबंडेंट। सबसे एबंडेंट कौन क्या है, ठीक है ना। वैसे सबसे महंगा मैं आपको बता दूं तो प्लेटिनम है, ठीक है ना, सबसे महंगा एलिमेंट आपका प्लेटिनम है। अगर छोटा सा, ये देखो इतना छोटा सा तुम लेने जाओगे ना प्लेटिनम 5 लाख, ठीक है,
तो ये बात हो गई आपकी एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट के बारे में। एल्यूमिनियम कितना 8%, आयरन 6%, आयरन कितना है 6%। जितना मैं बोल रहा हूँ आपको इतना याद करना है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है। आयरन कितना है 6%। उसके बाद मैग्नीशियम आपके 4%, मैग्नीशियम कितना है 4%। कैल्शियम, कैल्शियम 2.4%, कैल्शियम क्या है कितना 2.4%। उसके बाद अदर्स में आते हैं आपके 5.6%, यानी कि कुछ अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपकी हो गई पूरी किसमें, क्रस्ट में। क्रस्ट में सबसे पहले उसका लेयर कितना किलोमीटर है, मतलब कितने एरिया में वो फैला हुआ है, कितना डिस्टेंस आता है टोटल। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर 200 से लेकर के 400 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो सियाल और सीमा, सियाल और सीमा, सीमा तो सियाल किस में है, लैंड वाला पार्ट हो गया सियाल, यानी कि कॉन्टिनेंटल पार्ट, और सीमा क्या है, ओशेनिक पार्ट, ठीक है। सीमा क्या है, ओशेनिक पार्ट। सीमा पार्ट यानी कि ओशेनिक पार्ट आपके 5 किलोमीटर में, और लैंड पार्ट आपके 35 किलोमीटर फैला हुआ है। तो टोटल हो गया 40 किलोमीटर, ठीक है। और कुछ इसमें बहुत महत्वपूर्ण भी जानने के लिए नहीं है, इतना आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा मेंटल। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इस पिक्चर में, एकदम लग रहा है कि पूरा आग का धबकता हुआ गोला, और जब ये फूटेगा तो काफ़ी तबाही मचाएगा। चलिए, ऐसा मैंने क्यों बोला, इसके पीछे एक रीज़न है। वोल्केनो का नाम सुना है ना आपने, बहुतों ने सुना होगा वोल्केनो। आखिरकार ये वोल्केनो का जो शुरुआत होता है, ये जो ओरिजिन होता है वोल्केनो का शुरुआत कहाँ से होता है, तो इसी मेंटल से, इसी मेंटल से, समझ गए। ये देखिए आपके मेंटल से ही शुरुआत होती है किसकी, इस वोल्केनिक इरप्शन की। यानी कि मेंटल कहाँ पे है, आपके अर्थ के सरफेस के 40 किलोमीटर नीचे है, 40 किलोमीटर नीचे है। कितना नीचे है, 40 किलोमीटर नीचे है, 40 किलोमीटर नीचे है, समझ में आया, 40 किलोमीटर नीचे है। तो वो जो आपका वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है ना स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि बस वो 4 मंजिला या 5 मंजिले नीचे से हो रहा है, नहीं, वो 40 किलोमीटर नीचे से कुछ एलिमेंट्स का आपस में कुछ इस तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिस वजह से कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिस वजह से वहां पे आग का धबकता हुआ गोला वो बन जा रहा है, ठीक है ना। अब ये तो बात हो गई आपकी मेंटल के बारे में। मैम फॉर मेंटल, और जो वोल्केनिक इरप्शन होता है तो निकलता क्या है उसमें से, मैग्मा। क्या निकलता है, मैग्मा। और मैग्मा मतलब क्या होता है, यानी कि जो मेल्टेड एलिमेंट्स होते हैं, मेल्टेड एलिमेंट्स होते हैं, उसमें क्या हो सकता है आपका आपके मेल्टेड एलिमेंट्स में क्या होंगे, मेटल्स होंगे। यानी कि आपके अर्थ के क्रस्ट पे जो जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, आपके अर्थ के क्रस्ट पे जो जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं का आपस में केमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से कि ये क्या एक्सप्लोजन का रूप ले ले, समझ गए। और जब ये एक्सप्लोजन का रूप ले लेगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये अपने अंदर से बाहर निकलना चाहेगा। क्या करेगा, ये अपने इधर से बाहर निकलना चाहेगा, समझ गए। सो ये हो गया आपका वोल्केनिक इरप्शन का कुछ पार्ट, समझ गए। तो ये तो बात हो गई कि भाई इसमें होता क्या है, मेंटल का मेन क्या है, वोल्केनिक इरप्शन इसमें होता है, मैग्मा इसमें से निकलेगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स इस मैग्मा के पूरे सिनारियो के बारे में, ठीक है ना, इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि इसमें ये 2900 किलोमीटर का है। क्या है, कितने का है, मेंटल इज अबाउट 2900 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर तक ये अंदर है, ठीक है ना। उसके बाद इसका टेम्परेचर देख लो, 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3700 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इतना तपता हुआ मैग्मा निकलेगा तो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा का संचार होगा, है ना। इतना ज़्यादा जब यहाँ से मैग्मा निकलेगा तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, 1000 से लेकर के 3700 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आयरन, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये कुछ हो गए स्टूडेंट्स इसके एलिमेंट्स। आयरन, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया वोल्केनिक इरप्शन की शुरुआत किधर से होती है, यहीं से होती है। और उसके वजह से आपका अर्थक्वेक भी
कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि भूकंप का भी एक ये रीज़न है वोल्केनिक इरप्शन। वैसे भूकंप के कई रीज़न है, लेकिन वन ऑफ देम ये भी एक रीज़न है। तो इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स मेंटल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कोड के बारे में, आखिरकार कोड क्या है, ठीक है। और उसके बाद फिर और भी कुछ बातें करेंगे इसी चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में। फिलहाल आज यहीं पे रोकते हैं। ओवरऑल थैंक यू सो मच।